अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शहज़ादी इरम। आप सबको मैं बताती चलूँ कि ये ऑटिज़म पे जो वेबिनार हो रहा है, ये फ्री वेबिनार है और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर होंगी मैम कुरतुल ऐन। तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की होस्ट हमारे साथ हैं मैम नाजिया अरशद। अस्सलाम वालेकुम मैम नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। एंड हमारे गेस्ट स्पीकर भी हमारे साथ हैं मैम कुरतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मैम नाजिया, ओवर टू यू। गुड लक एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। मैम एनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैम कुरातुल ऐन की स्पेशलाइजेशन स्पीच थेरेपी में है और आज ये ऑटिज्म पे बात करेंगी। ऑटिज्म है क्या चीज़, उसको किस तरह से उसके सिम्टम्स, कॉजेज और किस तरह से उसको हम टेक्निक्स के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमारे साथ डिस्कस करेंगी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सो आवर टॉपिक इज ऑटिज्म। सो बेसिकली ऑटिज्म क्या है, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूं। मैं क्या हूँ? मैं कुरातुल ऐन हूँ, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हूँ। स्पीच लैंग्वेज बेसिकली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और हेल्प करता है कम्युनिकेशन और सॉल्विंग डिसऑर्डर को किसी भी एज के लोगों के साथ। सो हमारा टॉपिक क्या है? ऑटिज्म हमारा आज का टॉपिक है। ऑटिज्म बेसिकली एक ब्रेन डेवलपमेंट डिजीज है जिसमें हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, किसी भी पेशेंट की ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। मैम स्लाइड चेंज। सो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि ऑटिज्म में एक ब्रॉड रेंज आ जाती है डिफरेंट कंडीशंस की, जिसमें सोशल स्किल्स, रेपिटेटिव बिहेवियर, स्पीच और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती हैं। ठीक है, अब सोशल स्किल्स क्या है? हमारी सोशल अट्रैक्शंस क्या होती है? रेपिटेटिव बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना। स्पीच, हमारी स्पीच जो हम बोलते हैं, हम अपने फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह जो शेयर करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम साइंस यूज करते हैं या जेस्चर यूज करते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। सो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम हम एक वाइड रेंज को कहते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स और सिवियरिटी आ जाती है। ऑटिज्म एक ब्रेन की ऐसी कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन, अगर हमारे पेशेंट को ऑटिज्म है तो उसका ब्रेन की क्या क्या इफेक्ट आती है, वो किस तरह किसी चीज को प्रिसीव करता है, उसके सोशल अट्रैक्शंस किस तरह लोगों के साथ, उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इस डिसऑर्डर में लिमिटेड बिहेवियर और लिमिटेड पैटर्न्स होते हैं। ऑटिज्म, पास्ट में ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को डिफरेंट जाना जाता था, कहा जाता था कि ये दोनों अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये एक ही डिसऑर्डर है जिसका नाम है ऑटिज्म। स्पेक्ट्रम भी हम इसे कहते हैं, हम इसे ऑटिज्म भी कहते हैं। तो मैम स्लाइड चेंज प्लीज। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बैकग्राउंड हिस्ट्री में 1943 से पहले ही ऑटिज्म एग्जिस्ट कर रहा था। इस 1943 के बाद लियो कर्नर ने एक प्रॉपर इस पर रिसर्च की और एक प्रॉपर डिटेल्ड बिहेवियर्स बताए कि इन बिहेवियर्स को हम ऑटिज्म कहेंगे। उससे पहले जो बिहेवियर्स आते थे उसको हम चाइल्डहुड शिजोफ्रेनिया कहते थे, जबकि चाइल्डहुड शिजोफ्रेनिया एक अलग डिसऑर्डर है, एक अलग ब्रॉड रेंज किस्म का डिसऑर्डर है। फिर इन्होंने एक मजे की जो आउटस्टैंडिंग कॉमन फीचर्स नोटेड किए वो ये थे कि जो पेरेंट्स में
कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं वही बच्चों में भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे उनका ऑब्जेसिवनेस, पेरेंट्स का किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेस हो जाना, लैक ऑफ वार्म हिटेडनेस, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, ये सारी चीजें भी बच्चों में पाई जाती थी। मैम स्लाइड चेंज प्लीज। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ ऐसी है कि हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट जो है उसमें क्या क्या बिहेवियर्स पाए जाते हैं। जब पेशेंट्स के बिहेवियर्स देखने के लिए हम उसकी न्यूरो एनाटमी और न्यूरो इमेजिनिंग करवाते हैं। न्यूरो एनाटमी उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और न्यूरो इमेजिनिंग हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो फिर टेस्ट वगैरह से पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट है या कौन से पार्ट में जो अबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं। इसमें अब पार्ट, फ्रंटल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट और सेरिब्रल पार्ट में हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जिसमें सिटी स्कैन वगैरह आ जाता है। और इसमें जो मेन चीज ये है कि एमेगडुला और हिपोकैम्पस का जो है वो इनलार्जमेंट हो जाना, ये दोनों टेम्पोरल लूप के पार्ट हैं। एमेगडुला जो है ये हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, हमारे इमोशंस कंट्रोल कर रहा होता है, और हिपोकैम्पस जो है हमारी लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये दोनों इनलार्ज हो जाते हैं, या इन दोनों में से कोई एक इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ऑटिज्म जो है वो कॉज हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? इसमें डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ बच्चों में बर्थ पता चल जाता है कि आफ्टर बर्थ पता चल जाता है कि इनमें क्या चीज पाई जाती है, जैसे उनकी आई कांटेक्ट नहीं होता, उनमें अपने नाम को सुन के कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली अपनी फ्यू मंथ्स ग्रोथ करते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं ऑटिज्म के। वो एकदम आफ्टर 2 इयर्स वो एकदम अपनी लैंग्वेज जो है वो लॉस कर देते हैं, फिर उनमें साइंस शुरू होना दिखना शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन जो है ऑटिज्म के साथ उनमें यूनिक किस्म के पैटर्न्स होते हैं और अलग अलग बिहेवियर होते हैं। कुछ लोगों में आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, उनमें लर्निंग के जो है एबिलिटी वो ज्यादा होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने सोशल इंट्रैक्शंस में या अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज करेंगे लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल कम होता है, तो उनमें लर्निंग ही नहीं होती। तो इसलिए हर किसी का सिवियरिटी लेवल, हर किसी का सिम्टम्स, हर किसी के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। हम उसी पर काम करते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैम स्लाइड चेंज प्लीज। थैंक यू। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स के पैटर्न्स क्या हैं? उनमें लिमिटेड बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं और वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अब कुछ लोगों में मॉकिंग, स्पिनिंग और फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स होते हैं, तो वो ये रिपीट करते रहते हैं। कुछ लोगों में एक्टिविटीज पाई जाती हैं वो खुद को हार्म करते हैं, अपना उनको जब अग्रेसिव होते हैं तो वो अपना सर किसी चीज के साथ मारना शुरू कर देते हैं, या फिर अपना सर बेंड कर लेते हैं, तो वो खुद को ही हार्म करते रहते हैं। इनमें एक जो बहुत अजीब चीज ये होती है कि अपनी रूटीन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जो डे फर्स्ट से रूटीन होती है ये वही रूटीन फॉलो करते हैं, अगर थोड़ा सा भी चेंज रूटीन में आ जाए तो वो सारा दिन डिस्टर्ब रहते हैं। साउंड, लाइट के बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको पेन और टच, पेन, टेम्परेचर, टच में इतना डिफरेंस फाइंड आउट नहीं होता, फील नहीं होता। इनमें स्पेसिफिक फूड ये ईट करते हैं, और ये जो जिस किस्म का फूड ईट करते हैं उनकी स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए। मतलब मूडी होते हैं, अपने फेवरेट फूड ही खाएंगे, अगर आप इनसे जबरदस्ती करोगे तो ये वॉमिटिंग कर देंगे। मैम स्लाइड चेंज प्लीज। Signs shows by people who have autism spectrum disorders। वो साइंस जो जिन लोगों में डिसऑर्डर पाया जाता है उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है उनके सोशल अट्रैक्शंस नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होती, वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते, किसी के नाम पर, किसी चीज पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। वो समटाइम आपको इस तरह शो करवाते हैं वो आपको सुन ही नहीं रहे। वो जो काम कर रहे होते हैं उनमें वो अपनी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहे होते, आई कॉन्टेक्ट होता है उनमें, लॉस ऑफ आई कॉन्टेक्ट होता है, स्पीच डिले होती है, और बहुत सारी इस तरह की एबिलिटीज पाई जाती हैं। उनमें अब नॉर्मल टोन होती है, उनका रिदम अब नॉर्मल होता है, वो एक ही वर्ड को
बार बार रिपीट करते हैं, वाइब्रेटिंग होता है। उसके बाद उनमें जो चीजें पाई जाती हैं वो ये भी हैं कि उनमें फ्रेज और वर्ड को यूज करने का नहीं पता होता, किस तरह करेंगे। फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सिंपल क्वेश्चंस को भी, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस उनके बॉडी पोस्चर सही नहीं होता। ये सारी चीजें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लोगों में पाई जाती हैं। मैम स्लाइड चेंज। इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी एक कॉज ऑफ डिजीज है कि किस वजह से ये डिजीज डिवेल्प होती है और इसकी अबनॉर्मल कंडीशंस क्या है, ये इन सबको हम इटियोलॉजी कहते हैं। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें प्री टर्म बर्थ आ जाती है, बर्थ से पहले बर्थ हो जाना, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, हिस्ट्री कोई मदर की इस तरह होती है, या तो मदर का पहले मिसकैरेज हुआ होता है या अबॉर्शन हुआ होता है, तो उन बच्चों में ये ज्यादा चांसेस होते हैं जिनकी मदर्स में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम। फेमिलियन इन्फ्लुएंस फैमिली बिहेवियर होता है, जिसमें फैमिली का बिहेवियर, फैमिली की हिस्ट्री होती है, फैमिली का बिहेवियर किस तरह था मदर के साथ। हो सकता है उनका बिहेवियर जब मदर प्रेग्नेंट थी अच्छा ना हो, उसका भी इफेक्ट बच्चे पर होता है और वो कॉज कर सकता है ऑटिज्म। एक्सपोजर्स ऑफ टॉक्सिस, ड्रग्स का यूज करना, स्मोकिंग वगैरह, या कोई ऐसी मेडिसिन का यूज कर लेना जो बहुत ज्यादा हाई थी, बच्चे के ब्रेन को इफेक्ट कर गई, उसकी वजह से भी ऑटिज्म काज हो सकता है। एपिमेडियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कि किसी भी डिजीज को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। DSMV डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकली मैनुअल ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर 5, ये एक डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि 60.6% ऑटिज्म की केसेस इस वजह से होते हैं क्योंकि मदर की एज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो मदर की एजिंग भी इफेक्ट करती है बच्चे को और उसकी वजह से भी ऑटिज्म काज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। इसमें कॉजेज क्या है? जेनेटिक कॉजेज आ जाते हैं, जिसमें इसमें बहुत सारे जीन्स का रोल होता है। मेन डिसऑर्डर जो होता है, फॉर एग्जांपल इसमें हम रेट सिंड्रोम कहते हैं। रेट सिंड्रोम जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि मोटर स्किल्स और स्पीच को इफेक्ट करता है। बच्चे को वो उसकी वजह से भी वो उसका सिंड्रोम की वजह से भी बच्चे को ऑटिज्म काज हो सकता है। फ्रेजेला एक्स सिंड्रोम जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें जीन्स चेंज हो जाते हैं और ब्रेन डेवलप नहीं होता, लर्निंग और सिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऑटिज्म काज होता है। बच्चे में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन, हमारे वायरल इन्फेक्शंस, मेडिसिन, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें भी ऑटिज्म डिसऑर्डर काज कर सकती हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो नो लिंक बिटवीन वैक्सीन एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन दोनों के दरमियान, वैक्सीन और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के दरमियान कोई ऐसा लिंक नहीं है। हमारी कंट्रोवर्सीज ये रही हैं कि इन दोनों के दरमियान लिंक है, जो बर्थ के बाद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं उसकी वजह से ऑटिज्म काज हो सकता है। तो ये सारी एक फॉल्स रिसर्चेस की, या आप कह सकते हैं अनएजुकेटेड लोगों की प्रॉपर रिसर्च ना होने की वजह से ये कंट्रोवर्सीज फैलती हैं कि इस तरह की जो डिजीज है वो काज हो सकती है वैक्सीन की वजह से, जबकि इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई लिंक नहीं। वो वैक्सीन वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं, इस पर प्रॉपर अब रिसर्च हुई है और ये बाकायदा इस चीज का प्रूफ हो चुका है कि इन दोनों के दरमियान, वैक्सीन और ऑटिज्म के दरमियान ऐसा कोई लिंक नहीं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिस्क फैक्टर। अब हर बच्चे में डायग्नोज अलग किया होता है, हर बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, उसकी जो है डिटेक्शन वो अलग होती है, उनकी रिपोर्ट्स अलग होती है। ऑटिज्म किसी भी एक रंग नस्ल के लोगों में नहीं पाया जाता, ये किसी में भी हो सकता है। इसमें जो चीजें पाई जाती हैं वो योर चाइल्ड सेक्स, मतलब इसमें बच्चों के जेंडर भी पाया जाता है। बॉयज में 4 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, गर्ल्स में कम पाया जाता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है। फैमिली हिस्ट्री
इस तरह कि आपकी फैमिली में पहले से ही किसी को ऑटिज्म था, उस वजह से भी हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इसमें फैमिलीज का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अदर डिसऑर्डर्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे मेडिकल कंडीशन हो गया, उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा हो जाता है, और ट्यूमर की वजह से अगर ब्रेन में एक और डिजीज है जिस तरह ट्यूमर हो गया, ट्यूमर की वजह से अगर रेट डिसऑर्डर सिंड्रोम हो गया, और उसकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज, अगर 26 मंथ्स वीक से पहले बेबी की बर्थ हो गई है, उनमें भी रिस्क फैक्टर होता है कि ऑटिज्म पाया जा सकता है। पेरेंट्स की एज भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है। अगर ओल्डर पेरेंट्स हैं तो उनके जो बेबी होगा वो उसमें भी ऑटिज्म के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, या ऑटिज्म का रिस्क फैक्टर हो सकता है, उस बच्चे को भी ऑटिज्म हो सकता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स जो ऑटिज्म के पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं, वो प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, वो ये होता है कि वो प्रॉपर स्कूलिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलिंग नहीं कर सकते, वो कोई भी सक्सेसफुल अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, उन्हें जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके सोशल अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन के लॉस की वजह से। आइसोलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस होता है, फैमिली की वजह से पेशेंट को भी स्ट्रेस होता है, फैमिलीज को भी स्ट्रेस होता है पेशेंट की वजह से। वो कभी भी, ऐसे पेशेंट जो होते हैं ऑटिज्म के, वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिव नहीं कर सकते, उनके साथ किसी ना किसी का होना जरूरी होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रेगनोसिस बेसिकली ऑटिज्म का हमारे आईक्यू लेवल से भी बहुत कनेक्शन है, एक बहुत ग्रेटर कनेक्शन है। वो इस तरह के जो आईक्यू लेवल है, नॉर्मली आईक्यू लेवल जो है वो 130 से अबव जो है वो हाई होता है। नॉर्मल आईक्यू लेवल 130 है, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में 135 से भी कम का आईक्यू लेवल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो 35 आईक्यू लेवल से भी कम के बच्चे होते हैं वो कभी भी अपना इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको किसी ना किसी के लिए, उनको जीने के लिए किसी ना किसी की सहारे की जरूरत पड़ती है। उस एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन इसमें बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, पहले साइकोलॉजिकल हम उनका बिहेवियर चेक करते हैं, उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड करते हैं उनका बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, उसके बाद फिर स्पीच के लोग इन पर काम करते हैं और इन पेशेंट्स को मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन की तरफ लेकर आते हैं। इन बच्चों के लिए हम एक सॉप का यूज करते हैं, सॉप एक पूरा असेसमेंट होती है, वो यूज करते हैं, उन पर डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखकर उनके साथ डील क्या करना है उसका प्रॉपर हम एक असाइनमेंट टाइप बनाते हैं, ताकि उन बच्चों पर हम इम्प्लीमेंट करके काम कर सकें। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो बच्चों को उनकी एज स्पेस पर ग्रो करने देना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे के अंदर साइंस और सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन भी डिले है, डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं, तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, उनसे रिकमेंड करें। जब डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, तो डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह के लिए, आपके पेशेंट को टेस्ट वगैरह रिकमेंड करेंगे उस डिसऑर्डर के, आप टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपको उसके जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह होगा उसके बारे में बता देते हैं डॉक्टर्स। डायग्नोसिस, डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे वो कुछ रूल्स देखते हैं, जिस तरह कि अगर बच्चा 6 मंथ का है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो स्माइल पर कोई एक्सप्रेशन, फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं करता, स्माइल या हैप्पी के, वो अपने किसी भी फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता, 9 मंथ का हो गया है, 12th मंथ में वो बैबलिंग या कोइंग स्टार्ट नहीं करता, 14 मंथ का है तो उसने कोई जेस्चर्स नहीं शो किया, या वो किसी जेस्चर पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, 16 मंथ का नॉर्मली बेबी जो होता है वो सिंगल वर्ड बोल लेता है, अगर वो नहीं बोल रहा, या 18 मंथ का हो गया और उसमें कोई भी प्ले के साइंस शो नहीं हो रहे, 2 वर्ड फ्रेज नहीं बोल पा रहा 20 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, या वो किसी भी तरह अपनी लैंग्वेज को लॉस कर गया है, तो फिर डॉक्टर जो हैं उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर टेस्ट के लिए आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस बच्चे के टेस्ट करवाए जाएं, ताकि पता चले कि क्या इशू आ रहा है।
उसके लिए हम जो असेसमेंट करते हैं बेसिकली हम वो साइकोलॉजिस्ट को ही रिकमेंड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये असेसमेंट करते हैं कार्स, एमचैट और गार्स। कार्स एब्रीवेशन है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये एक ऐसा स्केल होता है जिसमें यस और नो से हम आंसर करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि उसमें कौन कौन सी चीज पाई जाती है, फिर उसका यस और नो से हम आंसर करते हैं। हम खुद भी ये काम करते हैं और जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका जो गार्डियनर होता है उससे करवाते हैं। ये एक फॉर्म वो फिल करते हैं, एक हम करते हैं। उसके बाद फिर उन फॉर्म को कंपेयर करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। एमचैट मॉडिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोल्डर, तो इसमें रेटिंग होती है 1 से 4। 1 जो है वो लीस्ट रेटिंग होती है और 4 जो है वो हाईएस्ट रेटिंग होती है। हम रेटिंग करते हैं, ये भी पेशेंट के केयर गिवर और डॉक्टर्स करते हैं। उसके बाद गार्स। गार्स एक कॉमन यूज होने वाला स्केल है, गेल्जियम रेटिंग ऑटिज्म रेटिंग स्केल, जिसमें 1 से 40 तक रेटिंग होती है और 14 आइटम्स होती हैं, 14 क्वेश्चन होते हैं। ये हम 3 लोगों से करवाते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स और पेरेंट्स से। उन तीनों का आंसर्स को हम मैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसकी थेरेपीज की जाती हैं, सोशल ट्रेनिंग स्किल्स देते हैं। पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आपने बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है। साइकोथेरेपी दी जाती है जो कि साइकोलॉजिस्ट ही देते हैं, उनके बिहेवियर पर, उनके इमोशंस को, उनको क्या सोचते हैं, उनको किस तरह एक्सप्रेस करना है, ये सारा कुछ। फैमिली थेरेपी दी जाती है कि आपने अपने बच्चे के साथ किस तरह डील करना है, क्योंकि इन सिचुएशन में जब फैमिलीज को पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या कोई भी इस तरह की डिजीज है, तो फैमिली अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। वो इस चीज पर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि हमारी तो नस्ल दर नस्ल कोई चीज नहीं आ रही इस तरह। तो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है फैमिलीज को भी। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कैसे रोल प्ले करते हैं, तो वो ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में उस बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन और सोशल के स्किल्स बिल्ड करते हैं, ताकि वो घर में, होम में या स्कूल में कहीं भी किस तरह लोगों के साथ अट्रैक्शन करेगा और उसके किस तरह अट्रैक्शन करेगा, किस तरह नॉर्मल लोगों के साथ जिंदगी गुजार सकता है। फिर हम इन्हें ACC आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एक फॉर्म है जिसमें हम थॉट्स एक्सप्रेस, नीड्स, व्हाट वांट्स और आइडियाज के बारे में बताते हैं कि आपने किस तरह ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करनी है। आप पर्सनल कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हो या आप ग्रुप में किस तरह कम्युनिकेशन करोगे, इस सब के बारे में डील करते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो रोल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का रोल ये होता है, ये हमारी हेल्प करते हैं असेसमेंट में, डायग्नोसिस में। फिर इसमें ये एक टीम वर्क होता है। हम स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और प्रिडिक्शन मिलकर ये एक टीम वर्क प्ले करते हैं और इस फिर प्लान्स बनाते हैं और उन प्लान्स पर काम करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो असेसमेंट करते हैं और डायग्नोस करके हमें पेशेंट देते हैं। हम जो है उन पर वर्क करते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीच के स्किल्स, सोशल अट्रैक्शंस वगैरह के बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह मैम, वेबिनार बहुत अच्छा था। आप सब जिसने भी अपना क्वेश्चन करना है सबसे पहले हैंड रेज करें, 1 बाय 1 आप सबको मौका दिया जाएगा, ठीक है? जी हमारे साथ मुनव्वर अली हैं। मुनव्वर आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मुनव्वर। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्टिविटीज को बच्चे हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैम तब तक नेक्स्ट पर्सन से पूछ लें आप। मोहम्मद हमजा आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल नहीं बताया गया प्रेजेंटेशन में। फिजियोथेरेपिस्ट का? नहीं मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लेडी है जो एपिलेप्सी की शिकार है इन प्रेगनेंसी। आपकी आवाज कट रही है। एक लेडी जो है वो एपिलेप्सी की शिकार है, उसके बाद आपने क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ एक लेडी है जो एपिलेप्सी की शिकार है, उसका जो बेबी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर बर्थ वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है बेबी? उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो एपिलेप्सी का शिकार होगा। बाकी जो है वो मैम नाजिया और मैम कुरतुल ऐन जो है वो आपको बताएंगी। मैम कुरतुल ऐन, आप हमारे साथ हैं? मैम मेरा ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचाए, देखते हैं क्या आंसर मिलता है काइंडली। जी, ऑटिज्म के हमने जहाँ तक आपको बता सकते हैं वो ये कि ऑटिज्म के सिम्टम्स जल्दी हम फाइंड भी नहीं कर सकते। ये तकरीबन 24 मंथ या 24 मंथ्स के बाद ही इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं। तो हम पहले कुछ भी नहीं कह सकते कि उस बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत लेट शो होते हैं। जी, मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी। वो ये है कि बेसिकली एपिलेप्सी भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो हो सकता है उस बच्चे में भी एपिलेप्सी के तो चांसेस बहुत ज्यादा है ना, लेकिन हो सकता है उसमें ऑटिज्म के चांसेस भी पाए जाएं, क्योंकि ऑटिज्म भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। लेकिन ऑटिज्म जो है वो एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और जो एपिलेप्सी है वो एक ब्रेन काज सीजर टाइप के डिसऑर्डर है। इसमें भी यही है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज या टेम्परेरी ब्रेन का इशू होता है। तो सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चे में पाए जाएं ऑटिज्म के, लेकिन मोस्ट रेयरली चांस जो होगा वो एपिलेप्सी का ही होगा। बट मैम हम 100% नहीं कह सकते ना कि उसको ऑटिज्म वही होगा। बात है कि हम 100% नहीं कह सकते कि वो ऑटिज्म के साथ ही होगा, हो सकता है वो एपिलेप्सी के साथ हो। मोस्ट चांस ये भी है कि वो इन दोनों डिजीजेस के साथ ना हो। मैम अगर मदर एपिलेप्सी में है आफ्टर बर्थ हम कोशिश कर सकते हैं कि इसे ऑटिज्म से बचाएं, कोई ऐसा तरीका हो सकता है? हम ऑटिज्म से बचा नहीं सकते, हम किसी भी डिजीज से नहीं बचा सकते, लेकिन हम उसकी जो है उसको जिंदगी की तरफ ला सकते हैं। हम तब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक हमें साइंस शो नहीं होंगे, और जब तक हमें साइंस नहीं शो होंगे हम कैसे कह सकते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। एग्जैक्टली यही बात मैंने की थी। ओके मैम एक बच्चे का क्वेश्चन था यहाँ पे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यहाँ पे रोल नहीं बताया गया। मैं उनको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके ट्रीटमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो कि ट्रीटमेंट करते हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एक सोशल वर्कर भी होता है, क्योंकि बच्चे ये सोशल लाइफ से ला ताल्लुक होते हैं तो वो उनको सोशल करता है, तो एक सोशल वर्कर भी हमारे साथ होता है इसमें। एग्जैक्टली मैंने ये बोला कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन कौन से इसमें होते हैं, लेकिन ये टीम वर्क होता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें होता है, क्योंकि वो उनको डेवलपमेंट के बारे में बता रहे होते हैं, उनके वर्क स्किल्स के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग, उनको लिखना, उनके सेंसरी, उनके कॉन्जेनिटिव जो भी एबिलिटीज हैं इमोशनल, उन पर काम कर रहे होते हैं ये। तो इनको डेली लाइफ में किस तरह आप अपनी लिखना या किस तरह डील करना है चीजों के साथ, तो वो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो यही बता रहे होते हैं। तो एक रोल प्ले करते हैं। एनीवन एल्स? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन मैम अगर एक बच्चा है और वो एक्टिविटी के लिए आर्टिस्टिक चाइल्ड और वो एक्टिविटी के लिए बेटा भी नहीं है, तो मैम फिर हम उनके लिए क्या करेंगे? सॉरी मुझे समझ नहीं आया आपकी। मैम अगर एक बच्चा है वो आर्टिस्टिक चाइल्ड है और वो बहुत ज्यादा हाइपर है, जी जी। तो मैम अगर वो एक्टिविटी करता ही नहीं तो मैम उसके लिए फिर बीइंग एन ऑटी फिर क्या काम करना है? जी, बेसिकली ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं या ऑटिस्टिक पेशेंट जो होते हैं वो हाइपर ही होते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो पोलाइट होंगे, वैसे ये हाइपर होते हैं। अब यही काम होता है साइकाइट्रिस्ट का कि वो उसको किस तरह डील करेंगे। उनके प्लान्स होते हैं प्रॉपर कि हम इनको किस तरह जिंदगी की तरफ लेकर आएंगे, उन प्लान्स पर वर्क किया जाता है। उसके बाद उसको इस चीज पर कन्विंस कर लिया जाता है बच्चे को कि आप ये काम करोगे। आप जब बच्चे से प्यार से डील करोगे, एक एक्टिविटी है जो बच्चा नहीं कर रहा, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाकर शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को कह रहे हो कि आपने पजल्स करनी है और वो बच्चा नहीं कर रहा, आप उस पजल्स को
एक्साइटेड कर दो, उस चीज में इंटरेस्ट पैदा करो, उसकी थोड़ी चेंजेस करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करके एज प्ले एक्सेंट में अगर आप लेकर जाओगे तो बच्चा आपके साथ हो जाएगा। हाँ, शुरू शुरू में वो आपको भी हार्म कर सकता है, वो खुद को भी हार्म कर सकता है अगर वो इस लेवल पर है। तो तो बच्चा जो है उसको आप अपने प्यार से डील करोगे, उसकी काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, उसको प्रॉपर डील किया जाता है उसके बिहेवियर के मुताबिक, उसके बाद हर बच्चा एक्टिविटी कर लेता है। ये चीज उन बच्चों के लिए आपको इंटरेस्टिंग चीजें बनानी पड़ती हैं, इस पर आपको काम करना पड़ता है। बिल्कुल मैम। मैम, जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, उनके लिए मेडिसिन्स भी हैं उनके हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, तो पहले उनको मेडिसिन्स भी दी जा जी, मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश मोस्टली यही होती है कि हम बच्चों को मेडिसिन नहीं दें, प्रॉपर इसी चीज पर लेकर आए कि उसकी एक्सरसाइज, क्योंकि फिजियो वाले एक्सरसाइज करते हैं रिलैक्स करने के लिए। अगर आप भी कर सकते हो, अगर कोई हाइपर हो रहा है तो आप उसके हैंड्स को रब करो, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करो, तो वो हो जाती हैं चीजें। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऑटिस्टिक चाइल्ड हो जो एकदम से हाइपर हो जाता हो, हमारे तो साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको जबरदस्ती बिठाया जाए? ये गलत बात होगी कि नहीं, ये सही होगा कि उसको जबरदस्ती चेयर पे बिठाया जाए और हैंडल बंद कर दिया जाए? जी, अगर आपके पास ऐसा बच्चा आ रहा है जो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, तो आप एक्टिविटी करवाने के दरमियान में या वैसे भी हाइपर हो जाता है तो आप उसे 10 to 5 मिनट्स का ब्रेक दे दें। आप उन्हें बोलें काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, नाउ इट्स योर प्ले टाइम। आप उन्हें छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। वो बच्चे जो होते हैं एक जगह टिक के नहीं बैठते, इस तरह के बच्चे जो होते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा प्ले के लिए टाइम दो। आफ्टर प्ले आप उसे बोलो, जब आप प्ले के लिए टाइम दे रहे हो तो आप उसे ये साथ में रिकॉल करोगे कि आपको 5 मिनट बाद बैक अपनी सीट पर आना है, हमें काम करना है, ठीक है। फिर जब वो प्ले कर लें आप उसको दोबारा काउंटिंग देंगे कि 1 2 3 4 5, नाउ इट्स योर वर्क टाइम, कम बैक टू योर सीट, सिट नाइसली। आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हुए उसे बिठा लेंगे, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप एक हाइपर बच्चे के साथ जबरदस्ती करेंगे तो आगे से वो और हाइपर होगा। आप उसे थोड़ा सा टाइम दें, उसे रिलैक्स करें, उसके बाद आप दोबारा से काम करवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। जी मैम, एक ऑटिज्म होता है और एक अटेंशन डेफिसिट चाइल्ड होता है, ADHD जिसे हम कहते हैं। जी तो मैम, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑटिज्म फ्रॉम ADHD? जी, मुझे आपकी लास्ट समझ नहीं, आपने क्या पूछा है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड में अटेंशन भी बहुत कम होती है, अटेंशन। जी जी तो मैम, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ऑटिज्म चाइल्ड फ्रॉम ADHD? जी, बेसिकली ये दोनों अलग अलग डिजीज हैं, दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिजीज हैं। ऑटिज्म जो है वो हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है। मेन इनका जो है फोकस हमारा इन्हीं चीजों पर होता है कि ऑटिज्म के बच्चे होते हैं या ऑटिज्म के लोग जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे होते, वो जो है वो उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो ADHD के बच्चे होते हैं उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, उनका बिहेवियर अग्रेसिव होता है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो इस बारे में नहीं बता पा रहे होते। इनके साइन सिम्टम्स अलग होते हैं, इनके साइंस अलग होते हैं, इसीलिए तो हम टेस्ट करवाते हैं। मैंने ये जिक्र किया कि हम पहले टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद असेसमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं कि ये ऑटिज्म का बच्चा है या ADHD का है। दोनों के साइंस अलग है, सिम्टम्स अलग है, दोनों डिजीज डिफरेंस है। तो मैम, ऑटिज्म के लिए जो एक्टिविटी हम देते हैं तो वो ADHD चाइल्ड के लिए दे सकते हैं? इस पे प्लान्स बनते हैं प्रॉपर, पहले प्लान बनता है बच्चे के मुताबिक। अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसके मुताबिक प्लान बनेगा, अगर ADHD है तो उसके मुताबिक प्लान बनेगा। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है। पहले उनका बिहेवियर देखेंगे, फिर उनकी पहले टेस्ट, असेसमेंट, बिहेवियर, फिर प्लान्स बनते हैं, फिर उन प्लान्स पर वर्क होता है। तो इसमें जब हम प्लान्स बनाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमने एक्टिविटी क्या करनी है। और हर बच्चे का हम ये भी नहीं कह सकते कि हर ऑटिज्म के बच्चे का या पेशेंट का एक ही प्लान होता है।
हर किसी के साइन अलग होते हैं, सिम्टम्स अलग होते हैं, हर किसी का सिवियरिटी लेवल अलग होता है, तो इनके लिए हर बच्चे का डिफरेंट प्लान बनता है। इवन इनके जो स्कूल्स होते हैं या रिहैब्स होते हैं उन पे भी हर बच्चे का डिफरेंट प्लान होता है। जी मैम, और मैम अगर बच्चे में कोई सॉरी सर, आई थिंक आपके चेंजेस आती नेट भी नहीं है 1 मंथ हो सॉरी सर, आई थिंक आपके नेट में थोड़ा इशू या है, 2 आपकी मंथ, आवाज बहुत तो ज्यादा उसके लिए डिस्टर्ब फिर हो रही है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑटिज्म चाइल्ड जो है वो थेरेपी लेता भी है लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, तो फिर मैम उसके लिए क्या करना है? जी देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अगर हम किसी को थेरेपी दे रहे हैं या कोई चाइल्ड हमारे पास आ रहा है तो उसमें जो है कोई भी प्रोग्रेस ना हो सकता है उसमें प्रोग्रेस डिले हो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स या एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट, उनमें जो डिले है, प्रोग्रेस डिले आ रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रोग्रेस ना हो। हाँ, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, स्लो होती है प्रोग्रेस, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑटिज्म के पेशेंट को प्रॉपर एक ठीक कर सकते हैं या एक ऑटिज्म का पेशेंट है वो प्रॉपर नॉर्मल जिंदगी हमारी तरह गुजार सकता है। हाँ, हम उसे इतना जरूर कर सकते हैं कि उसे जिंदगी की तरफ इस हद तक ले आए कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजार सके। मतलब हम उसे क्योर कर देते हैं, प्रॉपर ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। पर हम उसे नॉर्मल नहीं कर सकते, हम उसे क्योर कर सकते हैं। वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी को थेरेपी दे रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस नहीं आ रही। हाँ, उसमें प्रोग्रेस डिले हो सकती है, तो उस पर हम अपने जो प्लान्स हैं उस पर फिर चेंजेस करते रहते हैं कि प्लान, अगर हमारा एक प्लान काम नहीं कर रहा तो फिर हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। वो सारी टीम बैठती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल, डीपीटी, ये सारी टीम बैठती है, दोबारा दोबारा उस पेशेंट पर डिस्कशन होती है और दोबारा से उस पेशेंट का प्लान बनाया जाता है, क्योंकि हर किसी की प्रोग्रेस भी डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक पेशेंट 1 मंथ में ठीक हो रहा है तो हमारा हर पेशेंट 1 मंथ में ठीक हो सकता है। इसमें ईयर्स टू ईयर्स भी लग जाते हैं, इसमें फ्यू मंथ्स भी लगते हैं, और कुछ पेशेंट जो हैं उसकी प्रोग्रेस आपको फ्यू डेज में नजर आ जाती है। तो टाइम टेकिंग चीजें हैं ये। बिल्कुल मैम, थेरेपी में यही है कि बच्चा जो है वो टाइम लेता है, और बच्चों की थेरेपी जब हम देते हैं तो उन चीज़ों को समझने के लिए उनके माइंड भी डिफरेंट तरह से जो है वो अब एग्जैक्टली। और जो इसमें मेन चीज ये है कि आपकी जो है मोटिवेशनल, या आप उसके उनके घर वालों को, पेशेंट के घर वालों को कितना क्लियर करते हैं अपनी फील्ड के बारे में कि ये चीजें हम करेंगे या क्या हम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर घर पेशेंट के पेरेंट्स को पहले, या जो भी उनके साथ आए हैं, आपको पहले उनको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो पहली चीज आपकी फील्ड में सेटिस्फेक्शन होती है। उसके बाद जाकर अगर आप गुड मोटिवेशनल स्पीकर हैं या गुड आपके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि आप किसी को अपनी तरफ ज्यादा जल्दी मतवज्जा कर लेते हैं, तो ये चीज जो आपकी फील्ड के लिए अच्छी होती है, और इसी चीज को लेकर आपका जो पेशेंट है वो ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर लेता है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये एक चीज होगी उसे अपनी तरफ मोटिवेट करने की, तो आप उसे अपनी तरफ अटेंशन गेन कर सकते हैं उसकी, कि अब हम ये करेंगे। मतलब अब अपना अपना बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा आपको। आपके हर पेशेंट के साथ आपका डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है। अब जो बाइटिंग करते हैं या जो सेल्फ हार्म करते हैं, आप उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करते हो। जो वैसे होते हैं जो आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहे, उनके साथ आप अलग करते हो। तो इस तरह आप हर किसी के साथ अलग ही बिहेव करोगे, अलग रिजल्ट आएगा आपको। जी, एनीवन एल्स? हमारे साथ मैम डॉक्टर इससे खालिद साहब क्या हैं, वो इम्प्रूवमेंट आती क्वेश्चन है? करना चाह रहे हैं डॉक्टर फरीदुल से। जी सर, खालिद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे सिर्फ ये स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पूछना था कि क्या ये अगर हम ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए करवाएं तो उसमें कितने परसेंट चांसेस हैं एक बच्चे के नॉर्मल होने में? नॉर्मल नहीं मींस अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कोई जल्दी प्रोग्रेस या कोई इस तरह से चीजें। आजकल हम इसके बारे में सुन रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। मुझे सिर्फ ये चीज कंफर्म करनी थी कि एक्चुअली हमारे पास कुछ जान पहचान वाले हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी के पास जाना चाह रहे हैं। तो ये चीजें कंफर्म करनी है कि कोई इसके साइड इफेक्ट, कोई इस तरह की चीजें। जी सर, तो बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी जो है वो आपकी रिपेयर करती है डैमेज सेल को।
ठीक है। Okay. अब इसको यूज किस तरह करते हैं, या इसमें ऑर्गन, इसमें ये होता है कि हम उसके जो है वो थेरेपी पहले देते हैं इस चीज की, कि जो हमारे उन ऑर्गन्स पे थेरेपी दी जाती है जो डैमेज है। तो आप ऑटिस्टिक चाइल्ड को किस तरह थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जो है वहां डैमेज है। मतलब फ्रंटल पार्ट पे तो डैमेज नहीं है हमारे, तो टेम्पोरल पार्ट के हाइपोकैम्पस या एमेगडाला जो ग्लैंड है उसमें जाकर आ रही है। तो आप उसकी थेरेपी नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि देखें वो इनर चली जाती है, डीप चली जाती है। तो इस पर आप स्टेम सेल थेरेपी किस तरह दे पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है स्टेम सेल थेरेपी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए? ऑटिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है। बकाया आप किसी फिजियो से रिकमेंड कर लें तो उनके पास ज्यादा इसमें डिटेल होंगी, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी अभी तक नॉलेज के मुताबिक यही चीज है कि हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते डीप सेल्स को, क्योंकि डीप सेल्स पे तो ये नहीं दी जाएगी, ये तो जो हमारे इनर सेल्स हैं उन पर तो नहीं दी जाएगी, आउटर सेल्स को ही हम दे सकते हैं, आउटर्स जो हमारे हैं उन पर ही कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो रह जाती है वो यही होती है, हम ट्रांसप्लांटेशन करवा लें ऑर्गन्स की। तो हम ब्रेन के ऑर्गन्स की तो ट्रांसफर नहीं करवा सकते ना अपने, वो भी हिप्पोकैम्पस की तो नहीं करवा सकते। तो इसका यही है कि हम थेरेपीज के देकर पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी आई थिंक नहीं दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन ये कि जो ABA एनालिसिस है, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इससे चाइल्ड में क्या इंप्रूवमेंट आती है? वैसे आपकी ना आई डोंट नो पीछे कोई इंटरनेट का इशू है या क्या है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं पहुंच रही हम तक। आपने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए और जरा स्लोली रिपीट कीजिए ताकि हम समझ सकें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ABA का क्या है? जी मैम, इससे क्या इंप्रूवमेंट आती है चाइल्ड में? वही सोशल वर्कर, जैसे मैंने बात की थी, सोशल वर्कर की हमें जरूरत पड़ती है बच्चे को सोशल करने के लिए, क्योंकि वो सोशल लाइफ से बिल्कुल अलग, उसको मतलब वो सोशल नहीं होता बच्चा। तो इसके थ्रू हम बच्चे को सोशल लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं, उसको सोशल कर सकते हैं। तो ABA जो है ना, ABA वो हम सोशल कर सकते हैं उसके थ्रू, बच्चे को वो सोशल लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें ऑटिस्टिक बच्चा जो है ना वो सोशल लाइफ से बिल्कुल लाताल्लुक होता है। तो उसको हमें सोशल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, मतलब ये हेल्पफुल है जो है। अगर आप इस तरह कोई बच्चा देखते हैं जो आपसे 24 मंथ्स या उसके बाद आई कांटेक्ट नहीं रखता, या हियरिंग लॉस का आपको लगता है कि इसमें इशू, तो उसका ऑटिज्म का या ऑटिस्टिक बच्चा उसे हम कह सकते हैं, उसको ज़रा चेक करवा लीजिएगा और सब बहुत ख्याल रखिएगा। मैम कुरतुलैन का बहुत बहुत शुक्रिया, मैम इरम का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर मौज़म हमारे मेंबर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका बहुत अच्छा था। और मैम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और काइंडली इस चीज की अवेयरनेस रखें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से पेरेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनको इन चीजों का नहीं पता। काइंडली अवेयरनेस दें डिजीजेस के बारे में। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, काइंडली उन पर ध्यान दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। वक्त से पहले ट्रीटमेंट हो जाना बेहतर है एज कम्पेयर टू हम वेट करें कि कुछ बड़ा हो जाए। तो उससे पहले जैसे ही साइंस शो हुए तो डॉक्टर्स के पास चले जाएं। थैंक यू सो मच मैम इरम आपका, मैम नाजिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am Kuratullah. Thank you, ma'am Nasia, for coming. It was a very amazing, a very informative webinar. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबने शेयर की, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिसने भी पार्टिसिपेट किया। आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यू रखती है हम सबके लिए। जी थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।